हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को यूपी पीसीएस के कुछ पीवाईक्यूज करवा रही थी। उसी में आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इसमें दिया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग। ए है 3 बिलियन वर्ष पहले, बी 3.5 बिलियन वर्ष पहले, सी दिया है 4.0 बिलियन वर्ष पहले और डी है 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, 3.5 बिलियन वर्ष पहले। व्याख्या है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। मतलब पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो 3.5 बिलियन वर्ष पहले और पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसमें ए है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, बी है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रिज्यता, सी है विषुवयन और डी दिया है सौर किरणित ऊर्जा। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, सौर किरणित ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि विषुवयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति जो होती है उसी को विषुवयन कहते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रिज्यता और पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता इत्यादि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, किंतु सौर किरणित ऊर्जा इससे संबंधित नहीं है। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। ए है 25 दिसंबर, बी है 21 मार्च, सी है 21 जून और डी है 14 फरवरी। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 21 जून को। 21 जून को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि जो होती है वो बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की लंबाई कम होती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में 21 दिसंबर इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो सर्वत्र दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है वो वह है। तो अभी व्याख्या में हम लोगों ने देखा 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है 12-12 घंटे के लिए पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें संपूर्ण पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं तब दिन व रात जो है बराबर होते हैं। पृथ्वी की यह स्थिति जो है वो इक्विनॉक्स कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसे वसंत विषुव व शरद विषुव की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें यही 21 मार्च और 23 दिसंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो इसमें जो है इसका बी ऑप्शन सही है, 43 डिग्री। इसकी जो है आगे देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है। व्याख्या है कि मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर को सूर्य का उन्नतांश जो होता है वो 43 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसमें जो है 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 22 जून, 23 मार्च। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 22 जून को। इसकी व्याख्या है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन व 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को इक्विनॉक्स के चलते संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन व रात होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ए है 21 मार्च, बी है 21 जून, सी है 23 सितंबर और डी दिया है 23 दिसंबर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 21 जून, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसके विपरीत जो है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। व्याख्या है इसका 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।
नोट में दिया है कि प्रत्येक वर्ष 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ए है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी है 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश और डी है 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। व्याख्या इसकी देखते हैं। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तथा अन्य प्रमुख सीमा रेखाएं दी हुई हैं। 17वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समानांतर रेखा पाकिस्तान तथा भारत के बीच है और 49वीं जो समानांतर रेखा है ये अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। इसको भी याद कर लीजिए आप लोग कि 24वीं समानांतर रेखा जो है ये पाकिस्तान तथा भारत के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे? हॉर्स लैटिट्यूड, तो ये जो 30 डिग्री अक्षांश होता है इसे ही हॉर्स जो है अक्षांश कहते हैं। व्याख्या है इसमें। 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में जहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है घोड़े का अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड शब्द स्पेन व्यापारियों के द्वारा उस समय प्रचलित किया गया जब वह वेस्ट इंडीज से घोड़े का व्यापार करते थे और जलयान मध्य सागर में पहुंच जाता था और वहीं उच्च वायुदाब के कारण धीरे धीरे चक्कर काटने लगता था। ऐसी स्थिति में जलयान का भार कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, जिससे इस स्थान को घोड़े का अक्षांश कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, विषुवत रेखा पर। इसकी व्याख्या है कि विषुवत रेखा पर संपूर्ण वर्ष कर्क एवं मकर संक्रांति सहित दिन रात 12-12 घंटे का बराबर होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करते हुए कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। यह संक्रांति जुलाई माह में पड़ता है। इस दौरान विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर अर्थात 12-12 घंटे के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ए है भारत से, बी मैक्सिको से, सी ईरान से और डी दिया है मिस्र से। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ईरान से नहीं गुजरती है। इसकी व्याख्या है कि कर्क रेखा जो है ये मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिमी सहारा, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, चीन, ओमान, यूएई, हवाई द्वीप आदि देशों से होकर गुजरती है। ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो है इसमें जो दिया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि मकर रेखा नहीं गुजरती है। ए बोलीविया से, बी पराग्वे से, सी अर्जेंटीना से और डी ब्राज़ील से। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, बोलीविया से। बोलीविया से जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब नीचे देख लेते हैं कि मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। मकर रेखा बोलीविया से नहीं गुजरती है। मकर रेखा ब्राज़ील, पराग्वे, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना एवं नामीबिया आदि देशों से होकर गुजरती है। विषुवत और मकर दोनों रेखाएं ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं। ये जो है दोनों जो है ब्राज़ील से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, अफ्रीका से। व्याख्या है इसका कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एशिया से कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा, दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा तथा ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? तो ये तो अफ्रीका होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, आइसलैंड।
आइसलैंड देश जो है ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। अन्य तीनों देश फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन आर्कटिक वृत्त इनसे होकर गुजरता है। अगला जो है हमारा टॉपिक आ जाता है देशांतर रेखा एवं मानक समय से। तो इसमें जो है इसका थोड़ा सा आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि कैसे ज्ञात किया जाता है। एक क्वेश्चन से देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। जब ग्रीनविच में क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है तो निम्न शाम का है, तो निम्नांकित में वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। तो इसमें देखते हैं, इसकी व्याख्या में दिया है कि चूंकि ग्रीनविच में मध्याह्न है मतलब वहाँ पे 12 बजा है, एक जगह का स्थानीय समय है 5 बजे शाम का, तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर उसे कहते हैं। तो वहाँ पर अगर 12 बजा है तो दिया गया स्थानीय समय इससे जो है 5 घंटा आगे है, मतलब कि यह पूरब में होगा। अगर हम लोग जो है जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा होती है उसके पूरब में जाते हैं तो यहाँ पे समय आगे बढ़ता है, और अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इसमें समय जो है पीछे की तरफ मतलब घटता है। तो पूरब में जब जाएंगे तो 5 घंटा वहाँ पर आगे होगा। जैसे हमारा भारत पूरब में पड़ता है तो हमारे भारत का समय जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो इसमें दिया है तो इस ये पाँच घंटा आगे होने का मतलब 15 डिग्री देशांतर में जो है 1 घंटा होता है, तो 5 घंटा आगे होने का मतलब 15 पचे 75 मतलब 75 डिग्री जो है देशांतर जो होगा वहाँ पर 5 घंटा मतलब आगे बढ़ जाएगा। तो वो जो है जो स्थानीय समय होगा 75 डिग्री, जो मतलब वो अच्छा देशांतर रेखा होगी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होगी जहाँ पर शाम का 5 बजेगा। इसी तरह के इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो है इसको हम लोग अब आगे के क्वेश्चन अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप जब उस पर करके देखेंगे जो है खुद से तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अगला टॉपिक हमारा है विषुवत रेखा से। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा, मतलब कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है ये भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से। इसकी व्याख्या है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा स्थल एवं जल पर कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती हैं। इनको 1-2 बार पढ़ने पे याद होगा, और थोड़ा अगर ट्रिक वगैरह से भी देख लेंगे आप लोग तो मतलब तभी ये याद होगा, ऐसे नहीं तो याद नहीं होने वाला। और इससे अक्सर एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितनी भी रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनसे होकर कौन मतलब ये रेखाएं किन देशों से होकर जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें दिया है, इतना बताया गया है, और इसीलिए स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा जो है वो गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा जो है सही है, बी वाला ऑप्शन। तो दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है केन्या। तो भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया और केन्या पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कोलंबिया और केन्या था, तो उसमें सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, केन्या से। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें है केन्या, युगांडा, गैबन, जाम्बिया। तो अभी हम लोगों ने केन्या को देखा ही था, युगांडा भी होगा, गैबन भी होगा, तो ये जो जाम्बिया है इससे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दिन और रात कमोवेश समान होते हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ही है इस टाइप के क्वेश्चन, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। इसकी व्याख्या है कि दिन और रात कमोवेश भूमध्य रेखा पर समान होते हैं। 21 मार्च बसंत विषु एवं 23 सितंबर शरद विषु को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तीसरा है पृथ्वी की अक्ष की समांतरता है। चौथा है अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। तो इसकी व्याख्या दिया है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को
उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये सही है। एवं दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा के बीच की दूरी की आधी है, ना कि विषुवत रेखा की आधी है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा इन दोनों के बीच की दूरी की आधी है, न कि विषुवत रेखा की आधी है। और 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी है। अब सौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, इसलिए परिक्रमण की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, जायरे। इसी को कांगो भी कहते हैं। इसकी व्याख्या है कि विषुवत रेखा अफ्रीका की कांगो या जायरे मध्य अफ्रीका में बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 4374 किलोमीटर लंबी यह नदी जाम्बिया के उत्तर पूर्व से प्रारंभ होकर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कैमरून, कांगो, अंगोला और जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत इसमें कथन और कारण का दिया है। तो एक कथन दिया है कि विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। इसका कारण है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, जिस कारण दिन एवं रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह एक महातापीय मेगाथर्मल क्षेत्र है। यह एक दृढ़पर्ण क्षेत्र है। तीसरा है, यह उच्च वृद्धि का एक क्षेत्र है। और चौथा है, यह आकाशीय लघु सरिताओं एरियल स्ट्रीम लेटरस का एक क्षेत्र है। तो इसमें जो है पहला तो सही है, यह एक महातापीय मेगाथर्मल क्षेत्र है। और चौथा सही है, यह एक आकाशीय लघु सरिताओं या एरियल स्ट्रीमेटरलस का एक क्षेत्र है। देखते हैं क्या दिया है, पहला और चौथा मुझे सही है। हाँ, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, पहला और चौथा। इसकी व्याख्या है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र एक महातापीय या मेगा थर्मल क्षेत्र है क्योंकि यहाँ सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है एवं वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। यह आकाशीय लघु सरिताओं का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को वर्ष भर वर्षा होने के कारण इसे आकाशीय लघु सरिताओं का क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। बी है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। सी है, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। और डी है, जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं, धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला जो विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यही गलत है। देखते हैं, इसकी व्याख्या दिया है कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता, बल्कि यह कर्क एवं मकर रेखाओं पर पाया जाता है क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में मेघों की उपस्थिति सघन होती है और ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, जबकि अयनवर्ती क्षेत्र में मौसम साफ रहता है जिससे प्रकाश का अवशोषण अधिकतम होता है। अगला जो है, यहाँ से हमारा जो है दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, विश्व के देश, राजधानी और उनकी सीमाएं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और आप लोग को अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।